हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे DSSB TGT वैकेंसी के बारे में, यानी DSSB TGT 2024 है उसके बारे में। तो आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक रहेगा वो बेसिकली ये रहेगा कि जैसा कि मैंने आपको वैकेंसी जब आई थी टीजीटी के लिए तो उसमें मैंने बताया था कि जो DSSB TGT है उसके लिए जो फॉर्म भरना शुरू होंगे वो 8 फरवरी से पोर्टल ओपन होगा और 8 मार्च तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को कुछ चीजें नहीं पता होता है और वो गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर आप कोई मिस्टेक ना करो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसके बारे में? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि आप क्या इस चीज के एलिजिबल हो, क्या आप DSSB TGT है उसके लिए एलिजिबल हो। तो आपके सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा जो डाउट है बच्चों का वो एज लिमिट के रिगार्डिंग है, तो ये भी आपका डाउट क्लियर होगा। और तीसरा जो मेजर डाउट है वो है एग्जाम का, कि जो DSSB है इसका जो एग्जाम है वो कब तक होगा। तो चलिए हम वन बाय वन सबका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो DSSB TGT 2024 की जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो पहला एलिजिबिलिटी है कि आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और आपके एग्रीगेट जो मार्क्स है वो 45% होने चाहिए, ठीक है। और ये जो 45% मार्क्स है आपके मेन सब्जेक्ट को मिलाकर होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आप DSSB TGT नेचुरल साइंस का फॉर्म फिलअप करते हो, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं आपको साइंस के लिए बता रही हूँ। तो आप जैसे TGT नेचुरल साइंस का फॉर्म फिलअप करते हो तो आपके पास में यहाँ पर क्या होनी चाहिए? BSc की डिग्री होनी चाहिए और 45% आपके मार्क्स है वहां पर होने चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसने BSc ऑनर्स से किया होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसने BSc प्रोग्रामिंग की होती है, यानी जो रेगुलर है उसमें की होती है। तो यहाँ पर जो हम नेचुरल साइंस की जब बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, बोटनी आता है, जूलॉजी आता है। ये बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट है वो इन्वॉल्व होते हैं जब हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं। तो जब हम ऑनर्स की बात करते हैं तो जिसने BSc ऑनर्स फिजिक्स से किया है वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है, नेचुरल साइंस के लिए फिल करेगा। जिसने केमिस्ट्री ऑनर्स से BSc की है वो भी नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल है। जिसने बायोलॉजी से की है वो भी एलिजिबल है। जिसने बोटनी से की है वो भी एलिजिबल है। और जिसने जूलॉजी से की है वो भी एलिजिबल है। दूसरा आता है जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होता है, यानी जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसको हम PCM बोलते हैं उससे किया है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो जैसा कि मैंने आपको लिखा है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप PCM यानी जब हम नॉन मेडिकल की बात करते हैं तो आप वहां पे फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई भी एक सब्जेक्ट, ठीक है, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, अगर आपने एक सब्जेक्ट आपने अपने 3 साल के कोर्स में, यानी अगर BSc के कोर्स में आपने वो लगातार 2 साल पढ़ा है तो आप नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल माने जाते हो। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा है, कि अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, यानी अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है और अगर आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपने BSc के 3 साल के कोर्स में अगर आपने लगातार 2 साल पढ़ा है तो आप TGT नेचुरल साइंस के फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाते हो, ठीक है। दूसरा जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपके पास में डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर। इसका क्या मतलब है कि कोई बच्चा है जिसने B.Ed कर रखी है, कोई बच्चा है जिसने BLed कर रखी है, तो आप दोनों अगर आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। जो DLed वाले हैं, यानी जिसने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, वो इस फॉर्म के लिए इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता TGT को, क्योंकि आपको पता है DLed वाले हैं वो आउट कर दिए गए हैं। आपने या तो B.Ed कर रखी है या आपने BLed कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। दूसरा मतलब अब अपीयरिंग वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपके पास में पास होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि B.Ed अगर आप अपीयरिंग में हो तो आप इस फॉर्म को फिल करें, नहीं, आपके पास में B.Ed है या BLed है तो ये कंप्लीट होना चाहिए आपके पास में। दूसरा, आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आपका CTET पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, यानी अगर आप TGT पोस्ट की बात कर रहे हैं तो आपका CTET पेपर सेकंड है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब बहुत से बच्चों को CTET के मार्क्स के रिगार्डिंग भी डाउट होता है, तो इसका सीधा सा फंडा है क्या, अगर आपका 90 मार्क्स है, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी
से आते हैं तो आपका सीटेट है वो क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी हैं तब भी आपका 90 मार्क्स पे ही क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आप एससी या एसटी है ऑल एरिया से और 82 मार्क्स है तो आपका क्वालिफाई माना जाता है। और अगर आप ओबीसी दिल्ली के हो, ठीक है, तो आपका 82 मार्क्स अगर हैं तो आपका सीटेट है वो क्वालिफाई माना जाता है। लेकिन अगर आप ओबीसी अदर स्टेट के हो तब आप जनरल में ही काउंट होंगे, तब आपका 90 मार्क्स पे क्वालिफाई होता है। तो ये है आपका सीटेट से रिलेटेड डाउट। दूसरा इसमें जो डाउट है वो है एज लिमिट का। तो आपको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले एज परफॉर्म आया था, तो इन्होंने जो एज है वो 32 साल कर दी है और फीमेल है उसके लिए 40 साल है वो कर दी है। तो जो भी इसमें लाई कर रहे हैं इस एज में, तो आप उस फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि अब की बार DSSS भी है, उसने अच्छी वैकेंसी है वो निकाल रखी है। तीसरा है इसके एग्जाम के बारे में कि भाई इसका एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। तो भाई जो DSSS जो बोर्ड है ये अनसर्टेन बोर्ड है। हम बस इतना अनुमान लगा सकते हैं कि अभी इसके 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक इसका फॉर्म फिल शुरू होगा। और आपको पता है पहले PGT के फॉर्म भरे गए थे, तो पहले PGT का एग्जाम होगा, उसके बाद ही आपका TGT का एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आपका अप्रैल के लास्ट वीक तक तो आपका PGT का जो एग्जाम है वो होगा। तो फिर उसके तुरंत बाद आपका TGT का एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आप अप्रैल मान के चलो कि आप अप्रैल तक इस एग्जाम की तैयारी कर ले, अपनी तैयारी को रेडी रखें, ताकि जब भी एग्जाम कंडक्ट करें तो आप इजिली अपना एग्जाम दे पाओ। क्योंकि भाई ये एक अनसर्टेन बोर्ड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहती है, तो कोई इसके बारे में ज्यादा श्योरिटी नहीं दे सकता। ठीक है, मैं तो यही कहूंगी कि अप्रैल तक आप इस एग्जाम के लिए रेडी रहो। ठीक है, दूसरा आता है कि हम इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो भाई जब हम TGT की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर 6, 7, 8, 9th 10th इसकी बुक को तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में हमें यहाँ पर 11th 12th भी पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम नेचुरल साइंस के लिए फिल कर रहे हैं, तो बायोलॉजी इसमें मेन होता है। इसमें बायोलॉजी है वो अच्छी खासी पूछी जाती है, 11th 12th तक की पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, जो बेसिकली आपको बुक्स फॉलो करनी है वो तो आपको NCERT की बुक ही फॉलो करनी है। लेकिन आपको पढ़ना कैसे है, जैसे मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो आप डाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो डाइजेशन जो चैप्टर है आपका ये आई थिंक 8th क्लास की बुक में भी है। ठीक है, उसके बाद ये 10th में भी आता है। तो आप 8th का भी पढ़े, 10th का भी पढ़े, और साथ साथ आप 11th में जो आता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का चैप्टर वो भी पढ़े। ठीक है, आपको केवल वो ही चैप्टर 11th 12th के पढ़ने हैं जो आपके 9th और 10th में हो। इसके अलावा आपको सारा टॉपिक नहीं पढ़ने 11th 12th के, आपको सिर्फ वो ही टॉपिक पढ़ने हैं जो 8th 9th 10th की बुक में हो। जैसे मान लो हम बात करें, जैसे मान लो आप मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, मोशन चैप्टर आप फिजिक्स का पढ़ रहे हो। अब आपको पता है जो मोशन का चैप्टर है ये हमारा 9th क्लास की बुक में आता है। ठीक है, आई थिंक ये 10th या 9th चैप्टर है, तो ये मोशन चैप्टर आता है फिजिक्स में। अब आपको पता है कि ये जो चैप्टर है हमारा 11th क्लास की बुक में भी है, 11th में भी हम मोशन पढ़ते हैं, मोशन इन अ प्लेन, उस चैप्टर के नाम से हम इसको पढ़ते हैं। तो तब आपको ये 9th का भी पढ़ना है और 11th का भी, तो आपको इस हिसाब से इसको पढ़ना है। मान लो आप चैप्टर पढ़ रहे हो एसिड बेस का, ठीक है, तो आपको पता है जो एसिड बेस का चैप्टर है वो 7th क्लास में आता है, तो आपको जो एसिड बेस है वो 7th वाला भी पढ़ना है। ठीक है, आपको 10th क्लास की जो बुक है उससे भी पढ़ना है। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आई थिंक एसिड बेस, तो आपको 10th क्लास की बुक से भी पढ़ना है। और 11th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें भी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आता है, आपको वो भी पढ़ना है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़ना है, इसलिए हम बोलते हैं कि आपको 11th 12th की बुक पढ़नी है। तो आपको वो ही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो 8th 9th 10th में टॉपिक है वो 11th 12th में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आई होप आपके सारे डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि जैसे मान लो आज 8 फरवरी है, आज से इसके फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, तो कोई भी जो फॉर्म निकलता है तो उसके 3 से 4 दिन तक आप वो फॉर्म मत भरिए, 3 से 4 दिन के बाद ही उस फॉर्म को भरिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होते हैं कुछ चेंजमेंट होते हैं। तो आप कोशिश यही कीजिए कि 3-4 दिन आप पहले उसका पूरा एलिजिबिलिटी देखो, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से सर्च करो कि क्या उसके लिए आप एलिजिबल हो, देन आप उसके बाद जाके आप उस फॉर्म को भरे 3 से 4 दिन के बाद।
आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।